तो दोस्तों, साइंस फिक्शन और हॉरर ये दो अलग अलग जॉनरा है, पर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक कमाल की नई कैटेगरी बनती है। और इसी पे बेस्ड है नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टीवी शो है। यहाँ पे साइंस के गलत इस्तेमाल से काफ़ी अजीब और डरावनी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती है, जिससे सबका जीना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस जोरदार सीरीज को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है 1980s के टाइम की, जहां हमें अमेरिका का एक छोटा सा शहर हॉकिंस दिखाया जाता है। इस जगह पे हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी नाम की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जहां मिलिट्री से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स पे काम होता था, ताकि उससे दुश्मन देशों को हराया जा सके। उस लेबोरेटरी का बॉस था मार्टिन ब्रेनर नाम का एक आदमी, जो कि काफ़ी अजीब और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट्स करता था। उन्हीं में से एक था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट का मकसद था दिमाग की क्षमता बढ़ाकर इंसान में सुपर पावर्स डालना, ताकि उसे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। उस एक्सपेरिमेंट में लोगों को ड्रग्स देकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था, जिससे उनकी शक्तियाँ जाग सके। इस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ बच्चों के अंदर सुपर पावर्स आ गई थी, जिनमें 11 नाम की एक लड़की सबसे शक्तिशाली बन गई थी। उसके पास टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस की पावर थी, मतलब दिमाग पढ़ना और बिना छुए चीज़ों को काबू करना। डॉक्टर ब्रेनर 11 की पावर्स टेस्ट करने के लिए उसे काफ़ी परेशान करता था। फिर 1983 में जब 11 12 साल की थी, तब डॉक्टर ब्रेनर उसे दूसरे देशों की जासूसी करने का काम देता है। लेकिन 11 में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ये कर सके। इसीलिए हॉकिंस लैब के साइंटिस्ट उसकी पावर्स बढ़ाने के लिए 11 को एक खास वाटर टैंक में डालते हैं, जिससे वो कुछ देर के लिए अपने दिमाग के जरिए कहीं भी जा सकती थी। फिर वो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और 11 अपने दिमाग में एक रशियन एजेंट तक पहुंच जाती है और उसकी बातें सुनने लगती है। तब वहां उसे एक दूसरी दुनिया का मॉन्स्टर नजर आता है, जिससे डरकर 11 वापस लौट जाती है। वो मॉन्स्टर था डेमोगॉर्गन, जो कि अपसाइड डाउन नाम के एक अल्टरनेट डायमेंशन में रहता था। वो जगह हमारी दुनिया जैसे ही थी, पर वो काफ़ी अंधेरी, ठंडी और सड़ी हुई जगह थी, जहाँ इंसान नहीं थे। वहाँ बस मॉन्स्टर ही रहते थे। डॉक्टर ब्रेनर को जब उस राक्षस के बारे में पता चलता है, तो वो उसकी स्टडी करने के लिए 11 को फिर से उसके पास जाने बोलता है। तब वो साइंटिस्ट 11 को दिमाग के जरिए दोबारा उस डेमोगॉर्गन के पास भेजते हैं, जिसे देखकर 11 इस बार इतनी डर जाती है कि उसकी शक्तियाँ बेकाबू हो जाती है और उससे अपसाइड डाउन और हमारी दुनिया के बीच एक रास्ता खुल जाता है, जो कि उस लैब में ही मौजूद था। तब उस गेट से वो मॉन्स्टर बाहर आता है और एक साइंटिस्ट को मार देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर 11 वो लैब से भाग जाती है और एक आदमी की होटल में छुप जाती है, जहां वो होटल का मालिक उसका ख्याल रखता है। तब डॉक्टर ब्रेनर और उसके साथी 11 को ढूंढना चालू करते हैं और वो अपसाइड डाउन के उस गेट की स्टडी भी करते हैं। फिलहाल वो मॉन्स्टर अपनी दुनिया में वापस जा चुका था, लेकिन अब हॉकिंस शहर के अंदर धरती और अपसाइड डाउन के बीच की दीवार काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो डेमोगॉर्गन अब कहीं भी पोर्टल बना पा रहा था और शिकार करने के लिए यहाँ आ पा रहा था। फिर एक रात जब विल बायर्स नाम का एक बच्चा अपने दोस्तों के घर से वापस लौट रहा था, तब वो मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे अपनी उल्टी दुनिया में लेकर चला जाता है। डेमोगॉर्गन उसे यहाँ खाने के लिए लाया था, लेकिन विल उससे किसी तरह बच जाता है और वो अपसाइड डाउन में ही छुप के रहने लगता है। इधर असली दुनिया में विल की सिंगल मदर जॉयस और उसका बड़ा भाई जोनाथन विल की तलाश करते हैं और उसके गायब होने की खबर पुलिस को देते हैं। तब पुलिस ऑफिसर जिम हॉपर विल को हर जगह खोजना चालू करता है। दूसरी तरफ हॉकिंस लेबोरेटरी वाले 11 को ढूंढने के लिए सभी टेलीफोन लाइंस को ट्रेस कर रहे थे। इसी वजह से जब वो होटल का मालिक सोशल सर्विस को कॉल करके उन्हें 11 के बारे में बताता है, तो हॉकिंस लैब वालों को उसका पता चल जाता है और वो लोग वहां जाकर उस होटल वाले को मार देते हैं और 11 को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो वहां से भाग जाती है। उधर विल बायर्स के 3 दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस रात के वक्त जंगल में जाकर विल को ढूंढने लगते हैं, तो
तो वहाँ उन्हें 11 मिल जाती है। तब माइक इस बेसहारा लड़की की मदद करने के लिए उसे अपने घर ला लेता है और वो उसके बारे में अपने माँ बाप को बताने की कोशिश करता है, लेकिन 11 उसे इसके लिए मना कर देती है ताकि हॉकिंस लैब वाले वहाँ आकर उन्हें मारे ना। इसीलिए माइक और उसके दोस्त किसी को भी 11 के बारे में नहीं बताते और उसे चुपचाप वहीं छुपा के रखते हैं। तब 11 उस घर में विल की एक फ़ोटो देखकर माइक, लूकस और डस्टिन को बताती है कि वो उनके दोस्त विल को जानती है, जो कि इस वक्त उल्टी दुनिया में फंसा है और डेमोगोर्गन उसके पीछे पड़ा है। असल में 11 ने अपनी शक्ति के जरिए विल को अपसाइड डाउन के अंदर देख लिया था, इसीलिए वो उसे बचाने में मदद करने का फैसला करती है। और अब माइक, लूकस और डस्टिन को ये भी पता चल गया था कि 11 के पास सुपर पावर्स है। दूसरी तरफ विल वो उल्टी दुनिया में अपने ही घर में मौजूद था, इसीलिए वहाँ उसे जॉयस की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से विल टेलीफोन के जरिए अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो फ़ोन जल जाता है। तब विल लाइट्स का सिग्नल देकर उससे कांटेक्ट करता है। इससे जॉयस समझ जाती है कि उसका बेटा जिंदा है और वहीं कहीं मौजूद है। इस सब के बीच एक दिन माइक की बहन नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के घर एक पार्टी में जाती है। वहाँ गलती से नैन्सी की फ्रेंड बारबरा का हाथ कट जाता है और उससे खून बहने लगता है। तब डेमोगोर्गन को उस खून की महक आ जाती है और जब बारबरा अकेली होती है तब वो मॉन्स्टर वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। इसी दौरान जोनाथन अपने भाई की तलाश करते हुए स्टीव के घर के पास से गुजर रहा था। तब वो छुप के वहाँ पे नैन्सी और उसके दोस्तों की फ़ोटो निकाल लेता है। उन फोटोज़ में गलती से वो डेमोगोर्गन भी आ जाता है, जिसके बारे में जोनाथन को पता नहीं था। अगले दिन नैन्सी को ये समझ में आता है कि बारबरा कहीं गायब हो गई है। तभी नैन्सी के बॉयफ्रेंड स्टीव को जोनाथन की उन फोटोज़ के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो उसका कैमरा तोड़कर वो फोटोज़ फाड़ देता है। इन तस्वीरों में नैन्सी को बारबरा स्टीव के घर के पास बैठी हुई दिखती है, इसीलिए वो दोबारा उस जगह पे जाकर बारबरा को ढूंढती है, लेकिन तभी उसे वहाँ वो मॉन्स्टर दिख जाता है, इसीलिए नैन्सी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जिम हॉपर विल की तलाश करते हुए हॉकिंस लैब पहुँच जाता है। वहाँ के साइंटिस्ट उसे बोलते हैं कि विल वहाँ नहीं आया, लेकिन फिर भी हॉपर को उन लोगों पे शक होता है और वो हॉकिंस लैब वालों की जानकारी इकट्ठा करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लोग बच्चों पे इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसीलिए हॉपर ये मान लेता है कि विल को हॉकिंस लैब वालों ने ही किडनैप किया है, इसीलिए वो उनकी जासूसी करने का सोचता है। उधर जॉयस अब भी लाइट्स का इस्तेमाल करके अपने बेटे से बात कर रही थी। तभी उसके घर की एक दीवार से वो डेमोगोर्गन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर जॉयस वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकस 11 को अपने साथ लेकर विल को ढूंढने जाते हैं। तब 11 उन लोगों को लेकर विल के घर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उस वक्त विल उल्टी दुनिया में अपने ही घर में मौजूद था, पर उसके दोस्त ये बात समझ नहीं पाते। तभी अचानक पुलिस वालों को एक नदी से विल की डेड बॉडी मिलती है, जिसे माइक, लूकस और डस्टिन भी देख लेते हैं और वो 11 पे बहुत गुस्सा करते हैं कि वो उन्हें बेवकूफ़ बना रही है कि उनका दोस्त जिंदा है। उधर जब जॉयस को विल की लाश का पता चलता है तो वो ये बात मानने से इनकार कर देती है कि उसका बेटा मर चुका है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही लाइट्स के जरिए विल से बात की थी। फिर जब वो जोनाथन और पुलिस को ये बताती है कि विल ने उससे कांटेक्ट किया था और उनके घर से एक मॉन्स्टर बाहर निकला, तो कोई भी जॉयस की बात नहीं मानता और सबको लगता है कि वो अपने बेटे की मौत के गम में पागल हो गई है। दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त 11 से नाराज थे। तभी वो अपनी शक्ति से एक रेडियो के जरिए उन तीनों को विल की आवाज़ सुनाती है, जिससे वो ये मान लेते हैं कि 11 सही बोल रही थी, मतलब विल अब तक जिंदा है। फिर माइक, लूकस और डस्टिन विल को अपसाइड डाउन से बाहर निकालने का सोचते हैं और वो अपने साइंस टीचर से पूछते हैं कि किसी अल्टरनेट डायमेंशन में कैसे जाया जा सकता है। तब उनका टीचर बताता है कि उसके लिए एक गेट की ज़रूरत है और अगर ऐसा कोई गेट बन गया तो वो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बिगाड़ देगा। फिर जब माइक और उसके दोस्त अपना कंपास चेक करते हैं तो उन्हें दिखता है कि सभी कंपास में डायरेक्शन गलत है, मतलब अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदली हुई है। इससे उन तीनों को समझ में आता है कि अपसाइड डाउन में जाने का गेट
पहले से ही वहीं मौजूद है। इसीलिए वो अपने कंपास को ट्रैक करके उस गेट तक जाने की कोशिश करते हैं। तब 11 अपनी पावर से उनके कंपास का डायरेक्शन बदल देती है ताकि वो गेट तक पहुंच ना पाए, क्योंकि वहां बहुत खतरा था। लेकिन इस बात से लूकस 11 पे बहुत गुस्सा हो जाता है कि वो उन्हें अपने दोस्त को बचाने नहीं दे रही और बस उनका इस्तेमाल कर रही है। इसकी वजह से माइक और लूकस का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि माइक अब 11 से प्यार करने लग गया था और उसे वो सही लग रही थी। तब 11 अपनी शक्ति से लूकस पे हमला कर देती है और फिर वो पछतावे के मारे वहां से भाग जाती है। उधर जिम हॉपर को विल की डेड बॉडी पे शक होता है, इसीलिए वो मॉर्ग में जाकर वो बॉडी चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि विल की वो बॉडी नकली है और हॉपर को इस सब के पीछे डॉक्टर ब्रेनर का हाथ लग रहा था। इसीलिए वो उसकी लैब में घुस जाता है और वहाँ विल को ढूंढने लगता है। हॉपर को वहाँ छोटे बच्चों के होने के कुछ सबूत मिलते हैं, पर विल नहीं मिलता। इसके बाद उसे अपसाइड डाउन में जाने का वो गेट दिख जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे चेक कर पाता तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आकर हॉपर को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और उसके घर छोड़ देते हैं। इसी दौरान विल का फ्यूनरल होता है, जिसमें हॉपर शामिल नहीं था। फ्यूनरल के बाद वो जॉयस से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि विल की वो डेड बॉडी नकली थी और उसका बेटा सच में जिंदा है। अभी कुछ दिनों से हॉपर को शहर में एक लापता बच्चे के दिखने की खबर मिल रही थी, जिसे वो पहले विल समझ रहा था। लेकिन फिर हॉकिंस लैब में जाने और वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालने से हॉपर को ये समझ में आया कि वो कोई और बच्चा है, जिसकी माँ ने कई साल पहले डॉक्टर ब्रेनर पे केस किया था कि उसने उसकी बच्ची को छीना है और वो लोग उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो बच्ची असल में 11 थी, जिसके बारे में अभी हॉपर को नहीं मालूम था। इसीलिए वो और जॉयस उसके बारे में जानने के लिए वो बच्ची की माँ टेरी आइव्स से मिलने जाते हैं, ताकि इससे उन्हें विल के बारे में कोई सुराग मिल सके। वहाँ उन्हें टेरी की बहन बैकी से ये पता चलता है कि टेरी को अपनी बेटी खोने का सदमा लगा है, इसीलिए वो किसी से बात नहीं कर सकती। फिर बैकी जॉयस और हॉपर को बताती है कि कई साल पहले टेरी ने हॉकिंस लैब के एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था, पर उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, जिससे उसकी बच्ची के अंदर कुछ शक्तियाँ आ गई। इसीलिए डॉक्टर ब्रेनर ने टेरी की बेटी पैदा होते से ही उसे छीन लिया और ये साबित कर दिया कि वो बच्ची मर चुकी है। तब से यानी 12 साल से हॉकिंस लैब वाले टेरी की बेटी 11, जिसका असली नाम जेन था, उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इससे हॉपर और जॉयस को ये समझ में आता है कि डॉक्टर ब्रेनर कितना खतरनाक आदमी है और विल के गायब होने और उसकी नकली बॉडी के पीछे उसी का हाथ है। दूसरी तरफ नैन्सी जोनाथन से मिलकर उसे बारबरा की फोटो में वो मॉन्स्टर दिखाती है और बोलती है कि उसने स्टीव के घर पे वो राक्षस को देखा है। तब जोनाथन को अपनी माँ की बातों पे यकीन हो जाता है कि उन्होंने सच में एक मॉन्स्टर को देखा है और उसी ने विल और बारबरा को किडनैप किया है। लेकिन जोनाथन इस बारे में अपनी मॉम को नहीं बताता ताकि उनका टेंशन ना बढ़े और वो नैन्सी के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने का फैसला कर लेता है। फिर वो दोनों डेमोगोर्गन की तलाश में जंगल जाते हैं, जहां वो मॉन्स्टर एक जानवर को पकड़कर पोर्टल से अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। तब नैन्सी को वो पोर्टल दिख जाता है, इसीलिए वो उसके अंदर चली जाती है। फिर वहां डेमोगोर्गन उस पर हमला कर देता है। तब वो किसी तरह वहां से बच के वापस आती है। इसके बाद जोनाथन और नैन्सी बहुत सी खतरनाक चीज़ें खरीदते हैं ताकि उससे वो डेमोगोर्गन को फंसा के मार सके। लेकिन इसी दौरान जोनाथन का नैन्सी के बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले जोनाथन और नैन्सी को अरेस्ट कर लेते हैं। तब पुलिस स्टेशन में जॉयस और हॉपर उन दोनों से मिलते हैं, जहां नैन्सी और जोनाथन उन्हें वो मॉन्स्टर के बारे में सब बता देते हैं। उधर माइक और डस्टिन 11 को ढूंढने निकलते हैं, तो रास्ते में 2 बुरे लड़के उन्हें परेशान करते हैं। तब 11 वहां आकर उन्हें बचा लेती है और फिर वो माइक और डस्टिन को बताती है कि उसी ने गलती से अपसाइड डाउन का गेट खोला था। इसके बाद माइक फिर से 11 को अपने घर ले जाता है, लेकिन अब हॉकिंस लैब वालों को ये पता चल गया था कि वो लड़की कहाँ है, इसलिए वो लोग उसे लेने वहाँ जाते हैं। तब माइक 11 और डस्टिन वहाँ से भाग जाते हैं और एक जंक यार्ड पे लूकस से जाकर मिलते हैं, जहाँ इन सब की फिर से दोस्ती हो जाती है। उधर डॉक्टर ब्रेनर और उसके साथी
अब तक इन बच्चों का पीछा कर रहे थे, इसीलिए वो सब उसी जंक यार्ड पे छुप जाते हैं। दूसरी तरफ हॉपर, जॉयस, नैन्सी और जोनाथन को ये पता चलता है कि टेरी आइव्स की बेटी 11 फिलहाल माइक और उसके दोस्तों के साथ है, जिसे हासिल करने के लिए हॉकिंस लैब वाले उनके पीछे पड़े हैं। इसलिए वो लोग इन बच्चों से कांटेक्ट करके उनकी लोकेशन पता लगाते हैं और तब हॉपर वहां जाकर उन बच्चों को जॉयस के घर ला लेता है, जहां अब वो सब लोग जमा हो गए थे जो कि उस मॉन्स्टर के बारे में जानते थे। यहाँ माइक सबको अपसाइड डाउन और 11 की पावर्स के बारे में बताता है और बोलता है कि विल उस उल्टी दुनिया में है जहां बारबरा भी फंसी थी। तब सब लोग 11 को बोलते हैं कि वो अपनी शक्ति से ये पता लगाए कि विल और बारबरा कहाँ हैं, लेकिन अभी 11 काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और अपसाइड डाउन में देख नहीं पा रही थी। तब 11 उन्हें बताती है कि वो एक खास वाटर टैंक से उसकी पावर्स बढ़ा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हॉकिंस लैब वाले करते थे। उस टैंक को बनाने के लिए उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सिर्फ स्कूल में ही मिल सकती थी, इसीलिए वो सब लोग रात में स्कूल चले जाते हैं। फिर वहाँ वो उस वाटर टैंक को बना के उसमें 11 को डालते हैं, जिससे अब वो अपने दिमाग के ज़रिए उल्टी दुनिया में चली जाती है। वहाँ उसे बारबरा मरी हुई मिलती है और विल जिंदा दिख जाता है। इसीलिए अब वो लोग अपसाइड डाउन में जाकर विल को वहाँ से निकालने का फैसला करते हैं, जिसके लिए हॉपर और जॉयस हॉकिंस लैब में चले जाते हैं ताकि वहाँ वो उस गेट से उल्टी दुनिया में जा सके। पर तभी उन दोनों को उस लैब के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। यहाँ डॉक्टर ब्रेनर जॉयस और हॉपर से पूछता है कि 11 कहाँ है। हॉपर उसे ये बताने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो बदले में जॉयस के साथ अपसाइड डाउन में जाना चाहता था, जिसके लिए ब्रेनर मान जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस दुनिया में जाने से वो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। फिर हॉपर और जॉयस उस गेट से अपसाइड डाउन में जाते हैं और विल को ढूंढना शुरू करते हैं और डॉक्टर ब्रेनर अपने साथियों के साथ 11 को पकड़ने स्कूल की तरफ जाता है। उधर स्कूल में नैन्सी और जोनाथन ये सोचते हैं कि जॉयस और हॉपर तब तक विल को नहीं बचा सकते जब तक वहाँ वो मॉन्स्टर मौजूद है। इसीलिए वो दोनों डेमोगोर्गन को मारने का फैसला करते हैं। इसके लिए वो हथियार लेकर जोनाथन के घर जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर अक्सर वहाँ आता जाता था। तब वो दोनों वहाँ एक जाल बिछाते हैं और अपना हाथ काट के खून के जरिए डेमोगोर्गन को ललचाते हैं। तभी नैन्सी का बॉयफ्रेंड स्टीव भी वहाँ पे आ जाता है और फिर वो तीनों मिलके उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन वो बच के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हॉकिंस लैब वाले उस स्कूल में पहुंचकर 11 को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब वो अपनी पावर्स से कुछ लोगों को मार डालती है, पर उन मरे हुए लोगों का खून सूंघकर डेमोगोर्गन अब स्कूल में आ जाता है और डॉक्टर ब्रेनर और कुछ लोगों को मार देता है। फिर वो माइक और उसके दोस्तों पे हमला करता है, लेकिन अब 11 अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है, लेकिन इससे वो खुद भी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ जॉयस और हॉपर को विल एक जाल में फंसा हुआ मिलता है। वो दोनों उसे आज़ाद करते हैं और बेहोशी से जगाते हैं। इसके बाद वो विल को लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं, जहाँ कुछ दिन तक विल का इलाज चलता है और फिर वो ठीक हो जाता है। फिर 1 महीने बाद क्रिसमस का दिन आता है, जहाँ सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक विल की तबीयत खराब हो जाती है और उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर निकलता है, जो कि उल्टी दुनिया की वजह से उसके शरीर में आया था। इसके बाद विल को अपने घर में अपसाइड डाउन की एक झलक नजर आती है, पर वो इस बारे में अपनी मॉम और भाई को नहीं बताता। इसके आगे की कहानी सीजन 2 में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.